हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ हैं एसएससी एमटीएस की रीजनिंग क्लास में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 4। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पहले पूछे जा चुके हैं। सो अब जो एग्ज़ाम्स होंगे जो कि शेड्यूल्ड है जुलाई में, 1 जुलाई से एग्ज़ाम्स होने हैं एमटीएस के, तो उनमें जो क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग में वो क्या है। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग में, ये एक नंबर सीरीज़ है। हमें एक सीरीज़ दी गई है और मिसिंग जो नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है सीरीज़ में। सीरीज़ में हमारे पास है 121, 4, 144, 9, 169, 16 एंड 196। काफ़ी बेसिक सीरीज़ है, देखने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे ये सारे नंबर्स जो है किसी न किसी नंबर के स्क्वायर्स हैं। ये सारे नंबर्स किसी न किसी नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, जैसे कि 121 हमारा 11 का स्क्वायर है, 4 जो है वो हमारा 2 का स्क्वायर है, 144 हमारा 12 का स्क्वायर है, 9 अगेन वो 3 का स्क्वायर है, 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, और 196 जो है वो ये हमारा 14 का स्क्वायर है। सो यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है कि यहाँ पे 11 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 13 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 14 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 14 है। वैसे ही ऑल्टरनेटिवली यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, 3 है तो यहाँ 4 है। तो 4 के बाद यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ 5 आना चाहिए। सो अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की क्या वैल्यू आएगी? वो आएगी 25। सो हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो आंसर होगा वो क्या होगा? 25। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये मिसलेनियस का है। क्वेश्चन है इफ 5 + 3 + 1 = 15। अगर 5 + 3 + 1 15 है और 6 + 1 + 4 24 है, तो हमें वैल्यू बतानी है 4 + 3 + 0 की। यानी कि यहाँ पे जो हमें नंबर दिए गए ये 5 + 3 + 1 ये क्या होगा? ये तो 9 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू दी हुई है? यहाँ पे हमें 15 दी हुई है। यानी कि हम प्लस की जगह कुछ और लॉजिक लग रहा है, यही लॉजिक हमें ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं कि इन सारे नंबर्स को यूज़ करके 5, 3 और 1 को यूज़ करके हम 15 कैसे बना सकते हैं। ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर तो ये नहीं बनना। आगे देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करने पर बनेगा। अगर हम 5 × 3 × 1 करें तो ये 15 हो जाएगा, ये तो बन गया। आगे इस इक्वेशन को देखते हैं कि क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से बनता है। 6 × 1 × 4 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 24 आता है। यानी कि हमारा ये लॉजिक निकल के आता है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो आगे वाली सीरीज़ में अगर हम देखेंगे तो 4 × 3 × 0 है, तो ये क्या वैल्यू आएगी? ये 0 आएगी। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 0, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है ये डिक्शनरी का है, या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। 5 वर्ड्स हमें दिए गए हैं जिसे हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे ये डिक्शनरी में अरेंज की हुई होती है वैसे हमें अरेंज करना है। चलिए देखते हैं कि वर्ड्स हमारे पास क्या क्या। हमारे पास है जेली, जेनी, जूल, जॉक्स एंड जिफी, यानी कि सारे ही जे वाले वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट वर्ड तो इन सब में कॉमन है, फर्स्ट वर्ड हमारा सब में कॉमन है। तो हम सेकेंड लेटर को चेक करेंगे। सेकेंड लेटर हमारे पास 3 ई वाले हैं और लास्ट में हमारे पास ओ और आई है। तो ई चूँकि पहले आता है डिक्शनरी में, इसलिए हम ई वाले वर्ड्स को पहले लिखेंगे, और फिर जब हम ओ और आई में कंपैरिजन करते हैं तो आई पहले आता है और ओ बाद में आता है। सो नीचे वाले वर्ड्स में तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारा जिफी आएगा और यहाँ हमारा जॉक्स आएगा। बाकी जो 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें सेकेंड लेटर हमारा ई है, इनके लिए हमें थर्ड लेटर को चेक करना पड़ेगा। थर्ड लेटर जो इन तीनों वर्ड्स में हमारे पास है वो है एल, एन और डब्ल्यू। अब ये डिक्शनरी में किस ऑर्डर में आते हैं? एल डेफिनेटली पहले आता है, उसके बाद एन और उसके बाद हमारा डब्ल्यू आता है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा जेली हो जाएगा, ये हमारा जेनी हो जाएगा, और ये हमारा जूल हो जाएगा। सो हमारे पास क्या ऑर्डर बन के आता है? हमारे पास ऑर्डर बन के आता है 1, 2, 3, जिफी हमारा 5 है और जॉक्स हमारा 4 है। यानी कि जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा 1, 2, 3, 5 एंड 4। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। 1, 2, 3, 5, 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये एक सीरीज़ है, ये भी एक सीरीज़ है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। हमें अल्फ़ाबेट्स दी गई हैं और ये मिसिंग जो सीरीज़ है क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कि क्या है हमारे पास। W है, T है, Q है, N है,
क्वेश्चन मार्क। अब ये W है, T है, Q है, N है एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये सीरीज़ क्या हो रही है, ये डिक्रीज़ हो रही है। जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ उल्टा हो रहा है, W से हम T की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रहा है, T से हम Q की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रहा है, और Q से हम N की तरफ जा रहे हैं तो वापस से डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे W से जब हम T की तरफ जाएंगे इनमें कितना डिफरेंस है, माइनस। अगेन T से अगर हम Q की तरफ जाएँ तो इनमें कितना डिफरेंस होगा, -3। Q से अगर हम N की तरफ जाएँ तो यहाँ पे डिफरेंस -3 होगा, यानी कि यहाँ जो लॉजिक चल रहा है वो -3। तो अगर अब हम ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके लिए हम क्या करेंगे कि N से 3 पहले वाले अल्फ़ाबेट को लिखेंगे। N से 3 पहले हमारे पास क्या अल्फ़ाबेट आता है, N से 3 पहले हमारे पास K आता है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 K। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा K। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है ऑड वन आउट। ये हमें एक नंबर को, एक जो पेयर यहाँ पे दिया गया है इसे हमें ऑड आउट करना है। बाकी सारे जो 3 पेयर्स होंगे इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, बाकी जो चौथा होगा वो एक ऑड होगा जो बाकियों से अलग होगा। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारे पास दिया गया। हमारे पास है 7, 52, 11, 124, 12, 147 एंड 14, 201। अब ये सारे जो नंबर्स है, 7 जो है 52 से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है, 11 जो है वो 124 से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है, 12 जो है वो 147 से किसी न किसी तरह रिलेटेड है, और उसी तरह 14 201 से किसी न किसी तरह रिलेटेड है। एक जो नंबर होगा इन चारों में से वही अलग होगा जो बाकी तीनों के जैसे रिलेटेड नहीं होगा। यही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि 7 से हम 52 कैसे ला सकते हैं। 7 से अगर हम 52 लाएँ, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अगर 7 का स्क्वायर हम ले लेते हैं तो क्या आएगा, 49 आएगा, और 49 में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 52 आ जाएगा। आगे देखते हैं, 11 है हमारे पास, तो 11 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो 121 + 3 ये भी आ जाएगा 124। यानी कि अब हमारा लॉजिक क्या लग रहा है कि हमें इस नंबर का जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर लेना है और उसमें 3 ऐड कर देना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 12 है, 12 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 144 + 3 अगर करें तो हमारे पास 147, यानी कि यहाँ भी लॉजिक लग रहा है। आगे देखते हैं, 14 है, 14 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास 196 आएगा, और इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 199 आना चाहिए, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, 201 दिया हुआ है। यानी कि हमारा जो ऑड वन आउट है वो यही है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा ऑड वन आउट है। बाकी सारे तीनों में सिमिलर लॉजिक है, ये एक जो है ये अलग है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वो होगा ऑप्शन 4, 14, 201 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दी गई है ये भी हमें ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। इस बार हमारे पास नंबर्स नहीं, अल्फ़ाबेट्स हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है हमारे पास है CDEH JK LO RST W एंड EFG K। चलिए देखते हैं, ये सारे एक इन सब में ना 3 में सिमिलर लॉजिक लग रहा होगा, बाकी एक जो होगा कोई वो अलग होगा। चलिए देखते हैं कि क्या है हमारे पास CDEH, C के बाद D, D के बाद E, और E से कितने बाद, 3 बाद H। आगे इधर देखते हैं JK L और O है। यहाँ पे क्या है, J के बाद K, K के बाद L और L के 3 बाद O, यानी कि 113 यहाँ भी हो गया। आगे देखते हैं एक और RSTW, R के बाद S, S के बाद T, यानी इनमें भी 1 का डिफरेंस है, और T के बाद W कितने बार में, 3 बाद W आता है। फिर EF G और K, यहाँ पे क्या, E के बाद F, F के बाद G और G के बाद K, 4 लेटर्स आगे है। यानी कि हमारा जो ऑड वन आउट है इन तीनों में 113, 113, 113 है, यहाँ 114 है, इसलिए हमारा जो ऑड वन आउट होगा वो क्या होगा, EFGK, यानी EFGK जो है ये बाकियों से अलग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये क्या है, ये वेन डायग्राम का है। सो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। क्या क्लासेस दी गई है हमें, बायोलॉजी, साइंस एंड सब्जेक्ट। बायोलॉजी, साइंस एंड सब्जेक्ट 3 दी गई है, और इससे रिलेटेड हमें वेन डायग्राम बनाना है। हमें पता है कि सब्जेक्ट, साइंस क्या है, सब्जेक्ट है, साइंस जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, साइंस है,
ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। साइंस एक सब्जेक्ट है, सो हम ऐसे लिख सकते हैं। और बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी साइंस के अंदर आने वाला एक ब्रांच है। साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ते हैं। सो बायोलॉजी कहाँ आएगा, वो हमारा साइंस के अंदर आएगा। ये हमारा करेक्ट वेन डायग्राम होना चाहिए, इनके रिलेशनशिप को दिखाता हुआ कि साइंस जो है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है और बायोलॉजी साइंस के अंदर पढ़ी जाती है। साइंस में बायोलॉजी को हम पढ़ते हैं। सो हमारा जो करेक्ट वेन डायग्राम होगा वो ये होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि इससे सिमिलर हमारे पास क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। हमारे जो आंसर वेन डायग्राम से मैच करता है वो ऑप्शन है, वो क्या है, ऑप्शन 3, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन 4 भी हमारा रॉन्ग है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है, अगेन मेटल और पेपर क्वेश्चन मार्क। मेटल जिस तरह और से रिलेटेड है, पेपर इनमें से किससे रिलेटेड है। मेटल क्या होता है, धातु होती है। और से हम क्या निकालते हैं, मेटल निकालते हैं। और क्या होता है, इम्प्योर होता है। हमारा और जो होता है वो इम्प्योर होता है और इसे हम प्योर करके मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हम और से मेटल को निकालते हैं। तो उसी तरह हमारे पास पेपर जो है ये किससे निकलेगा, हमारा जो पेपर है ये किससे निकाल सकते हैं हम। चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। फ्लोर यानी कि आटा, पल्प जो होता है ये मैं बताऊंगी आगे। ब्रिक क्या है, ब्रिक ईंट। अब और सीड क्या है, बीज। सो यहाँ पे लॉजिक ये लग रहा है कि पेपर को हम आटे से निकाल सकते हैं, नहीं। ईंट से निकाल सकते हैं, नहीं। बीज से निकाल सकते हैं, नहीं। पेपर जो होता है पल्प से निकालते हैं। पल्प जो होता है वो एक मिक्सचर होता है जिससे हम पेपर बनाते हैं। पल्प पेपर बनाने के काम आता है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह रिप्लेस होगा वो क्या होगा, पल्प। पल्प से हम पेपर बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। हमारे पास जो वर्ड दिया गया टूर्नामेंट, और हमें बताना है कि कौन सा वर्ड है जो इससे नहीं बनाया जा सकता। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास टूर्नामेंट है और हमें बताना है क्या हम नहीं बना सकते। टॉर्मेंट, टी है, ओ है, आर है, एम है, ई एन टी, तो बिल्कुल बना सकते हैं। रेंट अगेन आर है, ई है, हमारे पास एन है और टी है, तो ये भी बना सकते हैं। टूर, टी है, ओ है, यू है, आर है, तो ये भी बना सकते हैं। एंड देन लास्ट वर्ड वी हैव इज ट्रैप। सो टी है, आर है, ए है, पर पी नहीं है। सो हम ट्रैप को टूर्नामेंट से नहीं बना सकते, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन हीना सेड ही इज द ओनली सन ऑफ वाइफ ऑफ माय फादर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू हिम। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए हीना ने कहा, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए हीना ने कहा कि ये ही इज द ओनली सन, ये इकलौता पुत्र है, वाइफ ऑफ माई फादर, मेरे पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। सो क्वेश्चन में पूछा ये गया है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू हीना। सो जिस व्यक्ति के बारे में हीना, जिस व्यक्ति पे इशारा कर रही है हीना, बता रही है उसके बारे में, उसका हीना से क्या संबंध है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में ही इज द ओनली सन ऑफ वाइफ ऑफ माई फादर, हीना है वो क्या बोल रही है कि ही इज द ओनली सन ऑफ वाइफ ऑफ माई फादर, ही इज द ओनली सन, वो इकलौता पुत्र है किसका, हीना के पिता की पत्नी का। सो हीना के पिता और पिता की पत्नी, ये पिता की जो पत्नी होंगी वो हीना की माता होंगी, यानी हीना की माँ होगी, और इनका जो पुत्र होगा, इकलौता पुत्र जो है वो हीना का क्या होगा, वो हीना का भाई होगा। हीना के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र, हीना के पिता यानी उसके पिता, हीना के पिता की पत्नी यानी कि हीना की माता, हीना की माँ, और हीना की माँ का बेटा यानी कि उसका भाई। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा, ब्रदर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है, नयन रिमेंबर्स हिज एग्जामिनेशन स्टार्ट आफ्टर 15th अगस्त। नयन है, एक लड़का है
जो ये बता रहा है कि उसके एग्जामिनेशन जो है 15 अगस्त के बाद शुरू होने वाले हैं। While her mother remembers that his examination starts before 18th August, और उसकी जो माता है, उसकी जो माँ है, नयन की जो माँ है, वो बताती हैं कि उसके जो एग्ज़ाम्स है वो 18 से पहले शुरू होने वाले हैं। सो ऑन विच डेट ऑफ अगस्त डज हिज एग्जामिनेशन स्टार्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि किस तारीख पर उसकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। सो नयन क्या बोलता है कि 15 अगस्त के बाद उसके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, और उसकी जो माता है वो क्या बोलती हैं कि 18 अगस्त से पहले उसके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। सो 15 के बाद और 18 के पहले कौन कौन सी डेट्स आएंगी? 15 के बाद 16 आएगा और 17 आएगा। नयन के अकॉर्डिंग 15 के बाद एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, और नयन की माँ के अकॉर्डिंग 18 से पहले एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो दो डेट्स जो हमारे पास है वो है 16 और 17, और यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि उसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 16 से शुरू होंगे या 17 से शुरू होंगे। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 16 और 17। या तो 16 से एग्ज़ाम शुरू होंगे या तो 17 से एग्ज़ाम शुरू होंगे, पर एग्जैक्ट डेट एग्ज़ाम्स की हमें नहीं पता। 16 और 17 हम नहीं, इनमें डिसाइड हम नहीं कर सकते कि 16 को शुरू हो रही है या 17 को शुरू हो रही है, इसलिए ये रॉन्ग है। 17 और 18 में यहाँ पे 17 को तो एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन उसकी माँ ने चूँकि कहा है कि एग्ज़ाम 18 से पहले शुरू हो रहा है, तो 18 तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर भी हमारा रॉन्ग होगा। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 16 और 17। या तो एग्ज़ाम 16 को शुरू होंगे या तो एग्ज़ाम 17 को शुरू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये कोडिंग का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिन इज रिटन एज 43, पेन इज रिटन एज 36, हाउ इज टिप रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। हमारे पास क्या दिया हुआ है? सिन, SIN। दूसरा हमारे पास है पेन, और हमें फाइंड आउट करना है टिप का। चलिए देखते हैं, SIN सिन है हमारे पास, और यहाँ पे 43 दिया गया। 43 काफ़ी बड़ा नंबर है, तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम इन सारे के अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स को देखें कि ये अल्फ़ाबेट में कौन से पोजीशन पे आते हैं, कौन से नंबर पे आते हैं, तो S जो है ये हमारा 19 पे आता है, I जो है हमारा 9 पे आता है, और N जो है ये हमारा 14 पे आता है। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास 42 आएगा। हमारे पास 42 आएगा, और हमारे पास यहाँ सिन का वैल्यू दिया कितना गया है? ये 43 दिया गया। अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो हमारे पास 43 आएगा। चलिए पेन में देखते हैं क्या ये लॉजिक लगता है। P का जो प्लेस वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास 16 है। E 5वें नंबर पे आता है, और N 14वें नंबर पे आता है। तो अगर हम इन सबको ऐड करें 16 + 5 + 14, तो हमारे पास 35 आएगा, और हमें दिया कितना गया? 36 दिया गया है। यानी यहाँ भी अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास 36 हो जाएगा। यानी कि अब हमें ट्रिक समझ में आ गई। जो भी इनके प्लेस वैल्यू है इन सबको हम ऐड करेंगे और उसमें 1 इंक्रीज़ कर देंगे। तो चलिए टिप के लिए बनाते हैं। हमारे पास टिप है, T की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होती है? 20 होती है। I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 9 होती है, और P की 16। सो अगर हम इन सबको ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा? 45 आएगा, और अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें ट्रिक के मुताबिक तो हमारे पास 46 आएगा। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर 46 होगा, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने इससे बहुत कुछ सीखा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट ज़रूर करें। बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लगी, और आपको और इनमें क्या टॉपिक्स चाहिए जो मैं इंक्लूड करूं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।